देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। समझ गए, चल रहा है ना। दो चर राशि का रैखिक समीकरण। सबसे पहले जान लेते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं जी, पता है समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण और सौर समीकरण में अंतर मैंने बताया था कि सौर समीकरण चर के किसी भी मान को संतुष्ट करती है, जबकि समीकरण चर के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है। समझ गए। समीकरण का मतलब होता है कि उसमें दो पक्ष होते हैं। समीकरण में क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं और निश्चित मान के लिए संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहेंगे। अधिकतम घात 3 हो त्रिघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे जी? रैखिक समीकरण। यानी इस समीकरण में अधिकतम घात क्या होगी? 1 होगी। और इसमें चर कितने होंगे? तो दो चर होंगे। चर राशि किसे कहते हैं जी? एक्स वाई जेड जो आता है, जो अक्षर आता है, अक्षर को हम क्या चर राशि से, समझ गए, और अंक को अचर से। हाँ बस दो चर, हाँ दो चर राशि वाला है, दो चर इसमें रहेंगे। समझ गए। तो इसका हाँ क्या बोलो कुछ नहीं। तो दो चर राशि वाला, इसमें दो चर रहेंगे। दो चर राशि के रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप का मतलब जनरल ax प्लस by धन c बराबर 0। दो चर राशि के रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। समझ गए। ax प्लस by धन c बराबर 0। जैसे व्यापक का मतलब जनरल होता है, समझ गए, मतलब सबके लिए लागू होगा। 2x प्लस 3y ये है ना, 2x प्लस 3y धन 5 बराबर 0। ये कैसा समीकरण है जी? तो रैखिक समीकरण है। समझ गए। यानी घात तुम्हारी क्या होगी? 1 होगी। समझ गए। तो रैखिक समीकरण हो गया। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, इसको तुम्हें याद रखना है। समझ गए। और अब इसका हम पहली प्रश्नावली पे जाएंगे और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। मैंने बता दिया समीकरण किसे कहते हैं और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। देखो पहला सवाल इसमें दिया है। पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी का। क्या दिया है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। समझ गए। तो माना कलम की कीमत बराबर x, नोटबुक की कीमत, महंगा कौन मिलती है? कलम की कॉपी। नोटबुक की कीमत बराबर y। समझ गए। देखो हमें दो चर में लिखना है। अगर एक ही चर में लिखना होता तो एक x होता तो दूसरा 2x हो जाता, तो एक ही चर हो गया ना। लेकिन हमें समीकरण बनाना है दो चर में। कौन सा पढ़ रहे हो जी? दो चर वाला। तो हमें समीकरण किसमें बनाना होगा? दो चर में। समझ गया। अब लगा छटकने लगा। अब अभी सुनो, अरे तो मारेंगे। अभी सुनो, जैसे आता है ना, बस देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समझ गए। दो चर वाला। तो इसमें हमने मान लिया कि कलम की कीमत x है, नोटबुक की कीमत क्या है जी? y है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जब हम करेंगे, प्रश्नानुसार, तो x बराबर, अब कलम की कीमत क्या है जी? दोगुनी है। कलम की कीमत क्या है? दोगुनी है। और वह किससे दोगुनी है? x से। तो y बराबर 2x। यह समीकरण बन जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? 2x। समझ गए। ये कलम की कीमत क्या हमने माना? y। नोटबुक की कीमत क्या माना? y। तो y लिख लिए। अब नोटबुक की जो कीमत है किसके बराबर है? कलम का दोगुना। तो कलम का दोगुना है कि नहीं? बराबर हो गया। बस समीकरण बन गया। ऐसे तुम क्या करते? x हो गया, ये 2x हो गया, तो क्या कर लेते भाई? एक ही चर में है ना, तो दो चर में बनाना था। इसलिए कहते पहले ना बोला करो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सारा कुछ।
समझ गए? तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, ये हल हो गया। बस इतना ही करना था। पहला सवाल जो 4.1 का है ना, इसमें क्या करना था कि एक कलम की कीमत दिया था x, तुम्हारे भी बुक में होगा, ढूंढ लेना उसमें इधर उधर कहीं वाला ही सवाल होगा, समझ गए? जैसे तुम्हारी मनोहरे की है तो उसमें सारा क्वेश्चन होगा, बस ढूंढना होगा तुम्हें, नोटबुक वाला, तो लिख लिए। और इसमें आगे देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मंगा लो। तो मनोरे तो लास्ट में पढ़ाते ही हैं। दूसरा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। देखो पहला दिया है सवाल 2x + 3y = 9.35। कह रहा है कि जो समीकरण दिया है ना, इसे इस टाइप का बनाओ तुम, इस टाइप का, और तुलना करके a b c का मान बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक, पहले इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे 2x + 3y - 3.5 पर बार बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। बार का मतलब है कि 5 बार बार आया होगा। अब लिखेंगे व्यापक रूप ax + by धन c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर दो ना। देखो यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है जी, 2, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a, तो ये वाला गुणांक इसके बराबर होगा, तुलना करोगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हें, 2। यहाँ पे y का गुणांक क्या, b, यहाँ पे y का गुणांक क्या, 3, तो b बराबर क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ पे देखो c का अचर पद है और यहाँ पे अचर पद का, तो c बराबर -9.35। आंसर यही, तुलना करके तुम्हें केवल मान को लिख देना है, समझ गए? तुलना करके मान को लिख देना है, बस लिख के हल हो गया, बस ये आंसर हो गया। अभी कक्षा ना हो तो आसानी रहेगा, अभी अगले में जाएंगे थोड़ा सा कठिन होगा, समझ गए? तो हल हुआ कि नहीं, बस तुलना करके लिख देना। इसका कोई दूसरा सवाल मैं उठा लेता हूँ। जैसे देखो इसका दूसरा सवाल दिया है x - y / 5 - 10 = 0। इसकी तुलना किससे करोगे जी, इसकी तुलना तुम व्यापक समीकरण इससे करोगे ना, तो करो ax + by धन c = 0। तुलना करोगे तो देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 हर जगह होता है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या 1 है, यहाँ पे x का गुणांक ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो ये बराबर 1। यहाँ पे देखो y का गुणांक क्या 1/5 है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 गुणे y, वही y/5 ही है, तो y का गुणांक क्या है -1/5, और यहाँ पे y का गुणांक क्या b, तो b बराबर क्या आ जाएगा -1/5। यहाँ देखो c बराबर क्या है जी, c किसके बराबर है, तुलना करोगे तो c बराबर -10। यहाँ पे लिख देना कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, इससे से तुलना करने पर, ऐसे लगा लेंगे। अगर इसका एक और ले रहा हूँ यहीं पे, x = 3y। अब बताओ तीसरा सवाल है ये, x = 3y कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले तो भाई इस टाइप का बनाएंगे, तो इधर ला दो, यानी कि ये प्लस से इधर आएगा तो x - 3y बराबर, हाँ। अब किससे तुलना करोगे, ज़्यादा बोलो ना, किससे तुलना करोगे, ax + by धन c = 0 से तुलना करने पर। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे y का गुणांक b है, यहाँ पे y का गुणांक -3 है, तो b बराबर क्या आ जाएगा -3। c है ही नहीं तो c बराबर क्या होगा 0। तो बस हो गया, a b c का मान निकल गया, समझ गए? तो इस तरह जो है हम निकाल लेंगे। एक अगला इसका चौथा सवाल है 2x = -5y। चौथा सवाल है 2x = -5y, पांचवा है, अच्छा चौथा x = 3y था, अच्छा तीसरा छोड़ दिए थे, चलो पांचवा ही है। पांचवा है क्या, 2x = -5y, तो क्या करना है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
बराबर 0। इसकी तुलना किससे करोगे, ax प्लस बी वाई धन c बराबर 0 से। a बराबर क्या मिल जाएगा 2, b बराबर क्या मिल जाएगा 5 और c बराबर क्या मिल जाएगा 0 से तुलना करने पर लिख देना। तो इस तरह सब लगा लोगे ना, इस तरह जो है, हाँ बस तुलना करना है। जैसे एक और सवाल मैं ले रहा हूँ, इसका 5वां बताया अभी ना, 6वां 3x धन 2, 3x धन 2 बराबर 0 सब बता देंगे। तो जिसको पहले वाला नहीं समझ में आएगा दूसरा में आ जाएगा, जिसको दूसरा में नहीं आया तीसरा में आ जाएगा, इसलिए सब बता देते हैं। सबकी कैपेसिटी एक बराबर नहीं होती है, कोई बहुत तेजी से समझ लेता तुरंत, कोई धीरे धीरे समझता है, समझ गए, और किसी को समझ में ही नहीं आता है। 3x प्लस 2 बराबर 0 है ना। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax प्लस बी वाई धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है जी 3 है, यहाँ पे a है तो a बराबर 3। अब b बराबर क्या, y है ही नहीं तो b बराबर 0 और c बराबर क्या है 2, तो आंसर हो गया, समझ गए। तो इस तरह लगा लेंगे। इसमें 7वां सवाल है y माइनस 2, अगले में y माइनस 2, y माइनस 2 बराबर 0। तो क्या इसको कैसे करोगे, किससे तुलना जी, ax प्लस बी वाई c बराबर 0। a बराबर क्या मिलेगा बोलो, a बराबर यहाँ पे 0, x है ही नहीं ना, x है ही नहीं तो a बराबर 0। और देखो y है तो b बराबर 1 और c बराबर -2, -2। देखो x इसमें नहीं था तो x 0 मतलब a 0 हो गया। y का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे y का गुणांक क्या 1 है तो b का मान 1 आ गया। यहाँ पे c अचर पद यहाँ पे -2 है तो c का मान क्या आ गया -2 आ गया, समझ गए। तो लास्ट है, इसको भी बता देते हैं, 5 बराबर 2x। तो अब क्या करोगे तुम, इसको इधर लाओगे ना, या तो इसको उधर ले जाओ, तो इसको इधर ऐसे कर देते हैं 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे ना, घर पे जाके सारे सवाल को तुम दोबारा लगाना, इसको बस तुलना करना है। कुछ नोट करना चाहते हो तो 1-2 नोट कर सकते हो, साथ साथ में 1-2 नोट कर सकते हो। और नोटबुक वाला नोट किए हो ना, 2x - 5 बराबर 0, इसकी तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई धन c बराबर 0 से। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा 2। देखो इसमें y का पद है कोई नहीं है तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर क्या हो जाएगा -5, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 4.1 में ये पढ़ा, पहला नोटबुक वाला सवाल था, बाकी तुलना करना था, समझ गए। अगली क्लास में हम लोग 4.2 पढ़ेंगे, समझ गए। 4.2 4.1 यही खत्म होता है। NCERT है तो बहुत इसमें कम क्वेश्चन दिया है।